वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पर व्लॉग नहीं देखा रक्षाबंधन का, प्लीज जाइए और जाकर जरूर देखिएगा। रक्षाबंधन का व्लॉग आ गया, बहुत अच्छा व्लॉग वो है हमारा, उसमें जो है सारी लोगों ने अपनी बातें शेयर की हैं, जो हमारे बचपन की बातें थी और जो क्वेश्चंस हमसे किए गए थे वो हम लोगों ने उसका आंसर किया है। वेल, अभी बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और वीडियो का टाइटल है इंडियाज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टॉप इंडिया फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट, भारत के मेगा प्रोजेक्ट। और अभी काफी ज्यादा एक सीरीज आती जा रही है कि हम लोग मेगा प्रोजेक्ट्स देखते जा रहे हैं। कल भी हम लोगों ने जो वीडियो देखी उसमें भी हम लोगों ने दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर देखा और आज हम देखने जा रहे हैं एक और मेगा प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट में क्या है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें न्यू इंडिया के चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। न्यू इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले बहुत सारे वीडियो में हमने देखा कि हमारे देश में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है और कौन कौन से आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चलने वाला है, जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और प्लस जो हमारा सभी भारतीयों का सपना है एक दिन भारत सुपर पावर बने, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के प्रोजेक्ट में जो मैं बात करने वाला हूँ वो गेम चेंजर साबित हो सकता है हमारे देश के लिए, अगर वो प्रोजेक्ट सही समय पे कंप्लीट हो गया तो उसके लिए आपको एक काम करना है, मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब क्या करें, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का प्रोजेक्ट है इंडिया में बनने वाले फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते हैं बाहर के कंट्रीज में तो ये दुनिया भर की कंपनी को बोलते हैं कि आप इंडिया में आइए, अपना कंपनी लगाइए, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करिए और अपने प्रोडक्ट को हमारे देश में बनाइए और इस प्रोडक्ट को इंडिया में भी बेचे और बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करें। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कंपनियां इंडिया में जल्दी आना नहीं चाहती हैं। बहुत बार काफी जोर जबरदस्ती करने के बाद कंपनियां इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चालू है। चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चालू होने के कारण बहुत सारी कंपनियां चाइना से निकलकर बाहर जा रही थी और अभी भी जा रही हैं, लेकिन वे इंडिया में नहीं आ रही थी। आखिर क्यों नहीं आ रही थी? कुछ ही गिनी चुनी कंपनियों ने आकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, बल्कि मैक्सिमम कंपनियां दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चली गई। तो आखिर क्यों कोई कंपनियां इंडिया में जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। हमने जो मेक इन इंडिया मिशन निकाला है जिसमें दुनिया भर की कंपनियां इंडिया में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें, इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करें, तो अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप लोगों ने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट ने हाल ही में अपने बजट में 103 लाख करोड़ रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा। अगर वही हम इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन चाइना के साथ करें तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने 10-15 साल पहले ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लिया था, जिसकी वजह से आज वे इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और उनकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। आपने कभी सोचा है कि चाइना दुनिया में इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे कर पाता है? आज दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अकेले चाइना करता है। $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट अकेले चाइना कर रहा है आज दुनिया में। अगर हम वही इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया चाइना के सामने कुछ नहीं है। सिर्फ $300 बिलियन का ही एक्सपोर्ट आज इंडिया कर रहा है और हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए आने वाले टाइम में खतरे की घंटी है। अगर हम दुनिया के टॉप 20 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री की लिस्ट देखें तो नंबर 1 पे चाइना है और हम नीचे से इंडिया दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। तो कहाँ चाइना पहले नंबर पे और कहाँ इंडिया नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे? इतना ज्यादा फर्क है, आप देखो आंकड़ा जरा एक बार। तो आखिर दुनिया में एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है इंडिया? तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क उठता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वहीं पे जब हम दोनों देशों के बीच इकोनॉमी के लिए कंपेरिजन करते हैं तो कहाँ चाइना 14-15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो वहीं पे इंडिया आप देखोगे तो सिर्फ 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। मतलब चाइना हमसे 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी आज बन चुका है। तो अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बने और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें। आने वाले टाइम में अगर हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, जो हमने टारगेट रखा है 2024-25 तक कि इंडिया 2024 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, तो उसके लिए इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना ही होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट
ने टारगेट रखा है कि 2024-25 तक इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाकर 1 ट्रिलियन तक लेकर जाए। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, जिसमें सागरमाला, भारतमाला, फ्रेट कॉरिडोर। इसमें हम आज बात करेंगे फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। इस प्रोजेक्ट में हमारे पूरे इंडिया में मालगाड़ी के लिए अलग से रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, जिस पर सिर्फ मालगाड़ी ही दौड़ेगी, उस पर कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं दौड़ने वाली है। हम सभी के साथ कभी न कभी ये घटना घटा ही होगा कि जब भी हम जाते हैं तो हमारा कोई भी ट्रेन सही टाइम पे कभी नहीं चलता है। शायद ही कोई होगा आज तक जिसका ट्रेन कभी भी लेट न हुआ हो। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश का ट्रेन कभी भी टाइम पे क्यों नहीं चलता है, हमेशा 1 घंटे 2 घंटे लेट रहता ही है। हमारे देश का जो मैक्सिमम ट्रेन का ट्रैफिक है वह आज भी डायमंड क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर पर ही रहता है। हमारे रेलवे मिनिस्टर के अनुसार आज हमारे देश की ट्रेन हर रोज 2.3 करोड़ लोगों को लेकर आती और जाती है और 30 लाख टन माल लेकर जाती है। और आज हमारे देश में लगभग 8,500 के बीच में स्टेशन है। आज भी हमारे देश में जो मालगाड़ी ट्रेन है और जो पैसेंजर को लेके जाने वाली ट्रेन है, दोनों एक ही पटरी पर चलता है। तो इतना ज्यादा ट्रेन चलने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें ट्रेन को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इन रूट्स पर जितनी ट्रेन चलनी चाहिए थी उससे 2.5 गुना ज्यादा ट्रेन आज चल रही है। इसके वजह से ही दूसरे ट्रेन को रास्ता देने के लिए एक ट्रेन को रोकना पड़ता है। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से कोई भी ट्रेन सही समय पर कभी नहीं पहुंचती है और हमेशा कुछ न कुछ घंटे लेट रहती ही है। आप एक बार सोच कर देखो, 2.3 करोड़ पैसेंजर को हर रोज ट्रेन के सहारे लेकर जाना, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इन रूट्स पर कितना ज्यादा ट्रैफिक रहता होगा। कितने देशों की इतनी आबादी नहीं है। तो इसका ही सोल्यूशन निकालने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को हमारे देश में लॉन्च किया गया, जिसमें गवर्नमेंट मालगाड़ी के लिए एक अलग ही रूट बनाएगी, जिस पर सिर्फ मालगाड़ी ही दौड़ेगा, उस पर कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं दौड़ने वाली है। तो इससे फिर बेनिफिट क्या होगा, यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से माल को लेकर जाना और आना बहुत आसान हो जाएगा। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे इस तरह की ट्रेन चलती है और उनकी इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। लेकिन हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है कि एक ही पटरी पर एक तरफ मालगाड़ी भी दौड़ती है, एक तरफ पैसेंजर वाली ट्रेन भी दौड़ती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां उनके माल बनकर रेडी रहते हैं और उन्हें कई महीनों वेट करना पड़ता है अपने माल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही साथ आम लोगों को भी परेशानी होती है और उनका भी समय बर्बाद होता है। एक तरफ कंपनी कई महीनों तक बैठी रहती है कि उसका नंबर आएगा, उसका माल कब मार्केट में पहुंचे, कब मार्केट में पहुंचे, और दूसरी तरफ पैसेंजर को भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसका ट्रेन कभी भी समय पर आता ही नहीं है, जिसकी वजह से कंपनियों को बहुत ज्यादा घाटा होना शुरू हो जाता है। वो मार्केट में कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाती है। इसीलिए कंपनियां कोई इंडिया में आना नहीं चाहती है, क्योंकि उनका माल अगर सही समय पर मार्केट में पहुंचेगा ही नहीं तो वो कब बेचेंगी। आज भी हमारे देश में अगर दूसरे देश के साथ कंपेयर करें तो आज भी हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो 16 से 18% है। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है उस बात को आप पहले समझे कि एक कंपनी का माल बनने के बाद जब वो माल रेडी होकर निकलता है, तो माल रेडी होकर निकलने के बाद से मार्केट में पहुंचाने तक उसे कितना खर्चा हुआ, उसे लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं। तो हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट आज भी 16 से 18% है। अगर वहीं पे हम जब चाइना के साथ कंपेयर करते हैं तो चाइना का 8 से 10% है। इसके वजह से ही आपने देखा होगा कि हमारी कंपनियों के प्राइस काफी हाई होते हैं जब हम चाइनीज प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो चाइना के प्रोडक्ट का प्राइस कम होने के कारण वो जिस भी मार्केट में जाता है वहाँ की पूरी लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक तरफ चाइना की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट तैयार होकर निकलने के लिए मार्केट में पहुंच जाता है, और वहीं पे हमारे इधर इंडिया में देखो तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनकी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। तो आप इमेजिन करो कि कहाँ चाइना की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ हमारे छोटे छोटे व्यापारी कभी कंपटीशन कर पाएंगे। तो फिर वही होता है, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है और वहाँ के लोकल मार्केट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर हम वहीं चाइना और इंडिया के बीच का ट्रेड की बात करें तो लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर के बीच में रहता है, जिसमें चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 58 से 60 बिलियन डॉलर का होता है और हम चाइना को सिर्फ 10 से 15 बिलियन डॉलर का ही माल एक्सपोर्ट कर पाते हैं। मतलब चाइना हमें ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है और इंडिया कम एक्सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ कहाँ चाइना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे मजबूत रोड, बड़े बड़े 8 लेन 10 लेन के रोड होते हैं, सही समय पर चलने वाली ट्रेन, सही समय पर चलने वाली मालगाड़ी, बड़े बड़े पोर्ट्स, सस्ती बिजली। और वहीं पे हम जब इंडिया की देखते हैं तो इंडिया में न अच्छे रोड्स है, न सही समय पर चलने वाली ट्रेन है, न ही बड़े बड़े पोर्ट्स है, न ही सस्ती बिजली है। तो कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाइना को पहले प्रीफर करती है, फिर इंडिया में देखती है या अदर कंट्री में देखती है। अभी हाल में ही इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी ने चाइना में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया। तो इंडिया भी तो आ सकती थी ना, वो इंडिया क्यों नहीं आई? क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है। तो इसका सोल्यूशन कभी न कभी गवर्नमेंट को निकालना था। तो गवर्नमेंट
मैनेजमेंट को भी समझ में आया है कि मालगाड़ी के और पैसेंजर के लिए अलग अलग ट्रैक बनाया जाए। जो हमारा टारगेट है कि 2025 तक इंडिया 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करे, तो उसके लिए ऐसे ट्रैक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हमारे देश में ऐसे 5 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें से जो पहले 2 कॉरिडोर है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। ये जो 2 कॉरिडोर है ये लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई लगभग 1839 किलोमीटर का होने वाला है। जो ईस्टर्न कॉरिडोर है लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा, टुंडला, कानपुर, इलाहाबाद, सोननगर, मुगलसराय, गोमोह, अंधल, दंखुनी से होते हुए जाएगा। अगर नाम में कुछ गलत हुआ होगा तो माफ कर देना। जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसकी लंबाई 1499 किलोमीटर का होने वाला है। वह दादरी से होते हुए दादरी, रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मालवार, पालनपुर, मेहसाना, वडोदरा, सूरत, वलसद, वसई रोड से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक पहुंचेगा। और इन रूट्स के बीच में इनके लिए अलग स्टेशन भी बनाया जाएगा, जहां पर सिर्फ मालगाड़ी ही रुकेगी। और यह मालगाड़ी कोई नॉर्मल मालगाड़ी नहीं होने वाली है, यह मालगाड़ी अलग तरह का मालगाड़ी होने वाला है। आज जो हमारे देश में नॉर्मल मालगाड़ी चलती है उसकी माल उठाने की जो कैपेसिटी होती है 5000 टन होता है, लेकिन यह जो मालगाड़ी होने वाला है यह डबल डेकर होगा। मतलब एक के ऊपर एक मालगाड़ी के कंटेनर रख सकते हैं, जिसकी माल उठाने की कैपेसिटी बढ़कर 13,000 टन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो दोगुना से भी ज्यादा। और आज एवरेज मालगाड़ी की जो लंबाई होती है 700 मीटर होती है, लेकिन यह जो मालगाड़ी होगी इसकी लंबाई 1500 मीटर की होने वाली है। जो इनके कंटेनर होने वाले हैं, आज के जो कंटेनर है उनसे काफी चौड़े चौड़े होंगे। आप इमेज में देख सकते हो। ऐसे ट्रेन में हम एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल को लेकर जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिन्हें पहले बहुत ज्यादा समय वेट करना पड़ता था, कई महीनों तक अपने माल को सप्लाई करने के लिए वेट करना पड़ता था, ऐसे कॉरिडोर बन जाने के बाद वे आसानी से अपने माल को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस अपने प्रोडक्ट को सही समय पर बेचने के लिए मार्केट में पहुंचा सकते हैं। ऐसे सिर्फ एक ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो दूसरे कॉरिडोर होने वाले हैं उसमें जो अगला कॉरिडोर होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, कोलकाता को मुंबई से कनेक्ट करेगा, जिसकी मैक्सिमम लंबाई 2328 किलोमीटर का होने वाला है। एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा जो दिल्ली को चेन्नई से जोड़ेगा, जिसकी मैक्सिमम लंबाई 2327 किलोमीटर का होने वाला है। अगला जो कॉरिडोर होने वाला है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, यह कॉरिडोर खड़गपुर को विजयवाड़ा से जोड़ेगा, जिसकी मैक्सिमम लंबाई 1114 किलोमीटर का होने वाला है। तो यह जो 3 कॉरिडोर है इनको बनाने का पूरा खर्च 3 लाख करोड़ रुपीस होने वाला है। जो अभी के 2 कॉरिडोर्स हैं ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये लगभग तैयार हो चुके हैं, जिन्हें 2021 तक लगभग पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। इन 2 कॉरिडोर्स को बनाने में लगभग 21,000 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ है, और जिसमें से कुछ जापान की जाइका कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम सब देखते हैं कि जो नए 3 कॉरिडोर अभी हाल में अनाउंस हुए हैं तो वे कब तक तैयार होंगे। हमारे जो अभी के जो ट्रेन है उनकी मैक्सिमम स्पीड 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे का है, लेकिन यह जो फ्रेट कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेन होगी 75 से इंक्रीज होकर 100 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा माल को लेकर जाने और आने में, क्योंकि हमारा जो करंट ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो यह कितना कम है आप देख सकते हो, क्योंकि इस ट्रेन को बार बार रुकना पड़ता है, क्योंकि जो दोनों ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन और माल कर लेके जाने वाली ट्रेन एक ही रूट्स पर चलती है, जिसकी वजह से बार बार इस ट्रेन को रुकना पड़ता है। तो यह कॉरिडोर बन जाने के बाद माल को लेकर जाना और आना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई पैसेंजर ट्रेन चलने वाली नहीं है। यह सारे कॉरिडोर सक्सेसफुली बन जाने के बाद जो हमारा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें, उस टारगेट को अचीव करने में काफी हेल्प होगा। जब तक हम अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा जो टारगेट है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम कभी नहीं बन सकते। उसके लिए एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कॉरिडोर से सिर्फ इंडस्ट्री वालों को नहीं बल्कि किसानों को भी लाभ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे फसलें होती है जो डिले होने के कारण खराब हो जाता है। सब्जियां, फल फूल जैसे, जिन्हें अगर हम सही समय पर मार्केट में न पहुंचाते वो खराब हो जाता है। तो ऐसे कॉरिडोर बन जाने की वजह से किसान भी अपने माल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बेचने के लिए आसानी से लेकर जा सकते हैं। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने किसानों के लिए अलग से ट्रेन चलाने की बात की है, जिसमें किसान आसानी से अपने फल सब्जियां को बेचने के लिए मंडियों में आसानी से लेकर जा सके। तो ऐसे कॉरिडोर बन जाने की वजह से लोकल लोगों के साथ साथ हमारे देश को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यह कॉरिडोर बहुत पहले बन जाना चाहिए था, 2006 में इस पर काम चालू हुआ था, लेकिन आज 2020 हो गए, तो 14-15 साल होने को आ गया है, लेकिन ये कॉरिडोर सही समय पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इस कॉरिडोर को लगभग 2017-18 में कंप्लीट करना था, लेकिन ये 2021 में अब कंप्लीट होने वाला है। ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो लगातार लेट होते रहते हैं। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को जब
उसका फायदा उठाना चाहिए था, तब हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। जिस वक्त हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत होता है उस समय हम उसको बना नहीं पाते हैं और वह प्रोजेक्ट लगातार 5 साल 6 साल कोई तो 10-12 साल तक लेट हो जाता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जब सही समय पर हमें यूज करना था उसमें काफी डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे कॉरिडोर बहुत पहले बन जाने चाहिए थे, लेकिन अभी जाकर हम नए नए कॉरिडोर अनाउंस कर रहे हैं। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि हमारे देश में जो भी प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो पेपर वर्क पे काफी अच्छा उसका ब्लूप्रिंट पूरा तैयार होता है, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम कहीं न कहीं देखते हैं कि उसमें गवर्नमेंट मैक्सिमम फेल हो जाती है, सही समय पर लैंड एक्वाइजेशन नहीं हो पाता है। और वहीं पे जब हम चाइना के साथ कंपेयर करते हैं तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आप देखोगे कि वो एकदम परफेक्ट टाइम पे जो टाइम लिमिट देते हैं उसी समय उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, जिसके वजह से वे अपने देश में बहुत पहले ऐसे फ्रेट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट को वो बहुत पहले कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज भी इंडिया इस पर काम कर रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और भी कितने सारे भी कॉरिडोर बाकी है। तो कहीं ना कहीं हम इस मामले में चाइना से बहुत पीछे हैं और चाइना उसका सही समय पर इकोनॉमिक बेनिफिट उठा पाता है। तो हम देख सकते हैं आज चाइना की इकोनॉमी को, क्या चाइना कितना बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आज बन चुका है चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के सभी देशों में वो अपने माल को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हम अपने देश की बात करें तो हम अपने ही देश में कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं चाइना को। तो वही फर्क है चाइना की पॉलिसी में और इंडिया की पॉलिसी में। वे सही समय पर हर चीज कर जाते हैं, लेकिन इंडिया उसमें काफी पीछे हो जाता है। हमारे देश में आप लोग देखोगे कि प्लान इतने बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के नाम पे हम मैक्सिमम फेल हो जाते हैं। तो अगर हमें इकोनॉमिक पावर बनना है तो सही समय पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बाकी की कंट्रीज हमसे काफी आगे निकल जाएंगी। आप लगभग 1990-80 तक आप देखोगे कि चाइना की इकोनॉमिक और इंडिया की इकोनॉमिक लगभग बराबर था, लेकिन वहीं पे जब हम आज देखते हैं तो कहाँ चाइना की इकोनॉमी 15 ट्रिलियन की हो चुकी है आज। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी के मामले में देखे तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन चुका है चाइना। लेकिन वहीं पे जब हम इंडिया को देखते हैं तो आज हमारी इकोनॉमी में और चाइना की इकोनॉमी में कितना ज्यादा फर्क है। चाइना हमसे लगभग 5 गुनी बड़ी इकोनॉमिक बन चुका है। आज इंडिया सिर्फ 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इन टर्म्स ऑफ पीपीपी मॉडल में देखे तो हम सिर्फ 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो हम सिर्फ कहने को है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जब हम पहले दूसरे के साथ अपना कंपेयर करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। यूएस और चाइना तो हमसे बहुत आगे हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बने तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने होंगे, लैंड रिफॉर्म्स करना होगा, लेबर रिफॉर्म्स करना होगा। तो ऐसे बड़े बड़े जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे और सही समय पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करेंगे तो जब हमें बेनिफिट उसका उठाना चाहिए था अपने देश की इकोनॉमी के लिए, तब हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। फिर बाद में वही हमें पछताना पड़ता है कि काश ऐसा डिसीजन हमने पहले ले लिया हो। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट काफी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाए और नए नए रिफॉर्म्स ले ताकि हम इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग कर सके, तो ही हम सुपर पावर बनेंगे, नहीं तो फिर हम सपने में भी नहीं बन पाएंगे। तो यह था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब किया करें। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जान सके। वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने जितनी भी आज तक मेगा प्रोजेक्ट्स की जो है वीडियो देखी है उसमें एक चीज लाजमी डिस्कस की जाती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मुल्क की इकोनॉमी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि जैसे उन्होंने भी वीडियो में कहा कि जो है आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज, आपके मुल्क में बिजनेस तब भी आएंगे जब जो है आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, अच्छा होगा, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहती हूँ सब कंटेंट क्रिएटर को और हमारे फ्रेंड्स को भी जो हमें ऐसे टॉपिक सजेस्ट करते हैं जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की थी मुझे इकोनॉमी की अलिफ बे यानी कि ABCD भी नहीं आती थी, बट अभी एटलीस्ट मुझे चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आना शुरू हो गई हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली हम लोग हमेशा बात करते आए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया वीडियो में कि एक स्पेशल कॉरिडोर डेडिकेट किया जा रहा है फ्रेट ट्रेन्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, समय कम लगेगा, फिर कॉस्ट कम आएगी, नई अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्शन हाउस में उनका माल भी ज्यादा बनेगा, जहां पर उनको अभी इतना ज्यादा वेट करना पड़ता है। उनको पता होता है कि 4-5 दिन में हमारा माल जाएगा या 1 हफ्ते बाद जाएगा। उनकी भी डेली बेसिस पर प्रोडक्शन उनसे वो बढ़ेगी, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कल ही वीडियो में देखा था कि जहां पर 24 घंटे का सफर 12 घंटों में चला गया था। तो डेफिनेटली इससे भी क्या होगा कि समय जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे ये लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी उसमें मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि जैसे जो है बाहर के मुल्कों से भी चीज आती है या यहाँ से भी मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर की चीज़ जो है वो दूसरे मुल्क जो है हमने एक्सपोर्ट करनी है, तो सबसे सस्ता जो हमें सोर्स पड़ता है वो हमें पड़ता है रेलवे, मालगाड़ियाँ। तो मालगाड़ियाँ जो है वो इसी तरह ही की जाती है कि इंडिया में तो वैसे काफ़ी ज़्यादा हद तक ट्रैक डबल है, तो उस वजह से फिर भी कुछ ना कुछ ज़रा मैनेज हो जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे सिंगल ट्रैक्स हैं वहाँ से मालगाड़ियाँ गुजरती है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अगर एक ट्रेन खड़ी हुई है, मालगाड़ी, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, पैसेंजर ट्रेन, उसे लाजमी बात है उन्होंने गुजारना है, और मालगाड़ी को तब तक जो है लाइन क्लियर नहीं मिलेगी जब तक वो अगला सिग्नल जो है वो क्रॉस नहीं कर जाएगी, यानी कि अगले स्टेशन की हदूद में नहीं पहुंच जाएगी। तो ये चीज हर्डल्स हैं बिल्कुल। और ये चीज क्या करती हैं, अगर वो ट्रेन वहां पे खड़ी हुई है, अगर वो डीजल, क्योंकि मोस्टली मालगाड़ियों को डीजल इंजन ही खींचते हैं, इसमें भी दिखाया गया था। मैं क्योंकि यूएस के क्लिप्स भी देखता हूँ और इंडिया के क्लिप्स भी देखता हूँ ट्रेन के, तो मोस्टली मालगाड़ियों को डीजल इंजन ही खींचते हैं। तो अगर वहां पे डीजल इंजन खड़ा हुआ है तो इट्स मीन कि डीजल तो कंज्यूम हो रहा है, उसके खड़े होने से इंजन तो नहीं ना बंद हो गया, तो ये भी एक कॉस्ट बढ़ने में काफी ज्यादा जो है रीजन है। और एक और चीज जो मैंने नोट की, कल भी हम लोगों ने ये चीज नोटिस की थी, मतलब उसमें बताया भी गया था नोटिस क्या करना था, कल भी बताया गया था कि जापान ने भी इन्वेस्टमेंट की थी जो कल के प्रोजेक्ट्स हैं, और आज वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें भी जापान ने इन्वेस्ट किया है। और कल एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें वीडियोस में नहीं बताई जाती या हम लोगों को नहीं पता होती है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था मौदम, जिसमें बताया गया था कि जो बुलेट ट्रेन के लिए जापान से लोन लिया गया है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, वो तो हम लोगों को पता है, लेकिन उसको पे बैक कितने ईयर्स में करना, 50 ईयर्स में, इतने ज्यादा सालों में। तो यानी कि 50 ईयर्स में आप जो है बाकी फेजेस भी डेवलप कर सकते हैं उससे अर्न करके अपनी ही इन्वेस्टमेंट से। तो ये चीज काफी अच्छी है। वैसे भी अगर इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे जो है वो काफी हद तक अपने आप पे डिपेंडेंट है, बाहर से वो कोई चीज जो है इंपोर्ट नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज को। देखो ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये, जैसे कि उन्होंने लॉजिस्टिक्स का बोला कि उसकी प्राइसेस हाई हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बिजली भी जो है वो भी सस्ती मिलनी चाहिए, रोड्स अच्छे मिलने चाहिए। जब ये सारी चीजें इकट्ठी आपकी होंगी तो डेफिनेटली वो आपको फायदा पहुंचाएंगी। और इंडिया में इतना पोटेंशियल है क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रोजेक्ट धड़ाधड़ कंप्लीट हो रहे हैं और हम देख रहे हैं एक के बाद एक, तो उससे पता चलता है कि आने वाला टाइम जो है इंडिया का वो बहुत ब्राइट होने वाला है। और वही कॉस्ट इसी वजह से बढ़ती है ना मालगाड़ी की, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को जो है प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। तो लाजमत है अगर फ्रेट कॉरिडोर उसका अपना होगा, जो जहाँ से मालगाड़ी गुजरेगी, कोई पैसेंजर ट्रेन गुजर नहीं सकती, तो ट्रेन सिर्फ वहीं पे रुकेगी जहाँ पे या तो इंजन चेंज करना होगा या आगे कोई गाड़ी जा रही होगी। उसके अलावा जो है वो अपनी मंजिल से निकलेगी तो अपनी मंजिल पे ही जाके रुकेगी। तो ये काफी अभी सामान 5000 टन जो सा है वो एक दिन में सप्लाई किया जा रहा है, वहां पर डेफिनेटली फिर उसकी सप्लाई करने की कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। सेकंड एक चीज और जो वीडियो में उन्होंने मुझे बताई, ये मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि इंडियन ट्रेन्स में है कि जो डबल डेकर जो है वो कंटेनर के ऊपर कंटेनर, बिल्कुल मैंने उसमें फर्स्ट टाइम डबल डेकर मैं काफी देर से देख रहा हूँ कंटेनर के ऊपर कंटेनर जो है उन्होंने जो है यानी कि डबल डेकर जो है फ्रेट ट्रेन चली, इससे भी काफी ज्यादा फायदा होगा। जहाँ पे आपके जो है 20 जो है कंटेनर्स जा रहे हैं वहां पे आपके 40 जाएंगे। देखो तो डबल डेकर इसमें भी जा सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है ना कि अगर एक स्पेशल कॉरिडोर डेडिकेट किया जा रहा है तो उससे टाइम की बचत हो रही है, कॉस्ट की बचत हो रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक इंसान जिसकी प्रोडक्शन उनसे पहले थोड़ी कम होती थी क्योंकि उसको पता है कि माल थोड़े दिनों में जाना है, उसको पता होगा कि भाई मुझे डेली बेस पर भी मैं भेज सकता हूं। बिल्कुल। फिर एक और चीज जो वाकई में सहराने वाली है वो ये कि किसानों के लिए जो है उनके लिए भी स्पेशली चलाई जा रही है। नो डाउट ऐसी कई चीजें होती हैं जो आपको जो है उसी दिन पहुंचानी होती है मंडी में ताकि वो बिक जाए। हाँ बिल्कुल। ओवरऑल मुझे तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है क्योंकि इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने इतने साल पहले ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अच्छा कर लिया था, जिसमें उसको 10 से 15 साल अगर लगे, तो डेफिनेटली अगर इंडिया अब से स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी आने वाला टाइम जो है काफी ज्यादा मैं बोलूंगी प्रोडक्टिव हो जाएगा। और एक और चीज मैं जो डिस्कस करना चाहूंगी
चाहूंगी वो जो कि वीडियो में भी उन्होंने बोली कि अभी इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रही है वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही कि उनकी खुद की कंट्री की भी जो लाइक जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। हालांकि मुझे लगता है कि इंडिया में जितनी कैपेसिटी है, लोगों में जितना टैलेंट है, और अगर लोकल प्रोडक्शन को और जो फैक्ट्रीज छोटी छोटी घरों में लगती हैं उसको बूस्ट किया जाए तो मेरा ख्याल में जैसे चाइना आज पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है, चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, इसी तरीके से इंडिया में भी वो कैपेसिटी है कि वो चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है। वेल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों को ऐसे नजर आते हैं और बहुत सारी स्कीम हम लोगों को अब ऐसी नजर आती हैं जिसमें गवर्नमेंट काफी ज्यादा अच्छे स्टेप्स ले रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा सहूलत मिल रही है। जिसमें सबसे अच्छी कैंपेन जो चली थी वो मेक इन इंडिया है, जो अभी भी चल रही है। बहुत अच्छी बात है कि काफी अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक चीज सुनी कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया है मौसम के, लाइक जो हेल्थ कार्ड जो वो इशू करे जा रहे हैं 15 अगस्त को आई गेस। इससे पहले ये था कि जो एक गरीब इंसान है उसके लिए 5 लाख तक का फ्री में इलाज था। आई थिंक 3 या 5 लाख तक फ्री इलाज था। लेकिन क्या है उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस में भी हो सकती थी। लेकिन अगर जैसे कि कार्ड, एक चिप वाला कार्ड जो है वो अब हर एक इंसान को जारी कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि वो जो एक होता है ना कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, वो आसानियां पैदा हो जाती हैं कि आपके पास है, स्कैन करवाओ और उसके बाद आपका इलाज हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी सहूलतें हैं लोगों के लिए जो कि एक गवर्नमेंट को वाकई में फैसिलिटेट करना चाहिए। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब हमें इजाजत, हमारे वीडियोस के हमारे चैनल वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।